साथियों नमस्कार। मैं वीसी जोधपुर सूर्य नगरी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा आरंभ कर रहे हैं। विषय रहेगा हमारा भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ये विषय न केवल राजस्थान बल्कि संपूर्ण भारत भर में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उन समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राजस्थान की ऐसी शायद ही कोई एग्जाम होगी जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था से सवाल ना पूछा जाता हो। इसलिए हमने सबसे पहले इस कक्षा को इस प्रकार से डिजाइन किया है कि जिसको इस विषय के बारे में कोई जानकारी भी ना हो, बिल्कुल बेसिक भी नहीं पता हो, इसलिए हमने इस विषय को शुरू करने से पहले कुछ 1 या 2 कक्षाएं बेसिक कक्षाओं के माध्यम से आप लोगों तक इस विषय की समझ, इस विषय की उपयोगिता और महत्ता को समझाने का प्रयास रहेगा। इस कक्षा के दौरान आज मैं किन किन मुद्दों पर बातचीत करूंगा। सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे कि इस कक्षा की उपयोगिता क्या है, कौन कौन से एग्जाम में इस विषय से कितने कितने प्रश्न आते हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि इस बेसिक की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, क्यों मुझे सबसे पहले बेसिक क्लास ही लगानी पड़ रही है। मैं भी चाहता तो कोई टॉपिक शुरू कर सकता था, अभी करंट में कोई एग्जाम चल रहा है उसकी कक्षाएं लगा सकता था, लेकिन बेसिक की इतनी आवश्यकता क्यों महसूस की गई। इसके बाद में हम लोग कक्षा में विशेष क्या रहेगा। आप में से कई सारे साथी होंगे जो अन्य कोचिंग संस्थानों से पढ़े होंगे, खूब सारी किताबों से पढ़े होंगे, खूब सारे यूट्यूब पर गुरुजनों को सुना होगा, लेकिन मैं जब इस सेशन को चलाऊंगा तो आप लोग मुझसे क्यों जुड़ेंगे, इसमें कुछ और विशेष रहेगा, उसके बारे में बातचीत करूंगा। फिर इसके बाद में ये कक्षाएं लगातार चलेगी तो हमारी आगे रणनीति क्या रहेगी, मैं किस रणनीति को लेकर चलूंगा, ताकि आप लोगों का लगातार जुड़ना या फिर आप लोगों का ना जुड़ना डिपेंड करेगा। फिर इस विषय के प्रति समझ बनाएंगे और इस विषय को पढ़ने का क्या सही तरीका हो सकता है, जिसके माध्यम से आप लोग अगर इस सेशन से ना भी जुड़ेंगे तो भी आपके लिए फायदेमंद होगा कि तरीका क्या हो सकता है। उसके बाद में तरीके का ही एक पार्ट है कि कई सारे साथी स्वाध्याय करते हैं, इस विषय की काफ़ी अच्छी समझ रखते हैं, उस स्वाध्याय में कौन कौन सी पुस्तकों का सहारा हो सकता है, तो उन बुक्स के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। इसके बाद में खूब सारे अब तक परीक्षाएं आयोजित की गई है, उस परीक्षाओं में कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग ओल्ड क्वेश्चन कहते हैं और ओल्ड क्वेश्चन की क्या महत्ता है उसके बारे में भी मैं बातचीत करूंगा। इसके बाद में विषय पूरा पढ़ने के बाद में प्रैक्टिस का कितना क्या महत्व है, इस विषय के प्रति विशेष तौर से जो प्रैक्टिस की महत्ता है उस पर भी मैं बातचीत करूंगा। इतनी बातचीत करने के बाद में मैं इस भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था विषय में प्रवेश करूंगा और विषय में प्रवेश करने के बाद इस विषय की बेसिक चीज़ें बताऊंगा आपको, और बेसिक स्ट्रक्चर जब हमारा बन जाएगा उसके बाद में इस विषय का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है, यानी कौन कौन से टॉपिक इस विषय से संबंधित है, उन सारे टॉपिक को आपके समक्ष रखूंगा। उसमें से आप लोगों को ये निर्धारण करने में सहायता होगी कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से विषय है। अक्सर देखा जाता है कि जहाँ पर भी कोचिंग संस्थानें हो या फिर गाइडें लिखने वाले भी, जैसे पटवारी का सिलेबस में पहला टॉपिक भारतीय राज्य व्यवस्था दे दिया, उसमें संविधान की विशेषता, तो पहला ही टॉपिक वो संविधान की विशेषताएं दे देते हैं। कहीं पर भी आप कोचिंग करते हैं तो भी संविधान की विशेषताएं दे देते हैं। मैंने ऐसा महसूस किया गया है कि जब हम लोग सीधे टॉपिक पे पहुंच जाते हैं तो कई सारे विद्यार्थी इसलिए पिछड़ जाते हैं क्योंकि उनको उस विषय की बेसिक नहीं पता होती है। इसलिए हमने सबसे पहले एक क्लास में या फिर 2 क्लास में पूरा हो जाएगा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, उसके बाद में हम लोग पाठ्यक्रम आपके सामने रखेंगे। उसके बाद में अगर आप कोई गाइड भी पढ़ेंगे तो भी आपको सहज होगा, अगर आप किसी और गुरुजनों को सुनेंगे तो भी आपके लिए फायदेमंद होगी। मैं इन पर बातचीत करूंगा आगे बिंदुवार, तो आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यह है कि जो भी मुझे सुन पा रहा है उन सब के लिए उपयोगी सेशन है पाठ्यक्रम तक का। पाठ्यक्रम के बाद में आप लोग स्वाध्याय कर सकते हैं, किसी और गुरुजनों को सुन सकते हैं और आप लोग चल सकते हैं। इस क्लास की उपयोगिता कौन कौन से एग्जाम्स में है। सबसे पहले 12वीं करते ही विद्यार्थी जब डिफेंस की ओर जाता है तो डिफेंस के अंदर ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पर सामान्य ज्ञान नहीं पूछा जाता हो। जहां जहां पर सामान्य ज्ञान शब्द लिखा हुआ है उसमें भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में बड़े एग्जाम में तो एक अलग विषय के तौर पर पूछा ही जाता है, लेकिन राजस्थान में पात्रता परीक्षा आती है अपने बीएसटीसी की, प्री बीएसटीसी कहते हैं उनको, वहीं से शुरू हो जाती है। कई सारे विद्यार्थी के सिलेबस में केवल भारत का
संविधान ना होकर केवल राजस्थान का संविधान है, उनके लिए भी ये सेशन महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जब भारत के संविधान का हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेंगे तो फिर राजस्थान की राज व्यवस्था को समझना बेहद आसान हो जाता है। फिर उसके बाद में अगर कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है, पटवारी, ग्राम सेवक, जेल प्रहरी, आगे 4th ग्रेड आ रही है, रीट L1, L2 में भी SST, उसके अलावा साइंस मैथ, फिर 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, यानी जहाँ जहाँ पर भी राज व्यवस्था या संविधान शब्द लिखा हुआ होगा वहाँ तक इस पूरे 2 सेशन का महत्व बना रहेगा। तो ये मैंने क्लियर कर दिया है कि इस क्लास की उपयोगिता किस किस एग्जाम्स के लिए है। तो ये बेहद क्लियर है कि जो भी परीक्षार्थी है, किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है, तो उसके लिए ये क्लास बेहद महत्वपूर्ण है। केवल वर्तमान को अगर देखूं तो रीट लेवल 2 के साइंस मैथ के विद्यार्थियों के प्रत्यक्ष रूप से ये कहीं पर भी सब्जेक्ट सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा उनके मेंस में तो है ही है। अगर कोई रीट लेवल 2 साइंस मैथ का विद्यार्थी है, उसके मेंस में राजस्थान राज व्यवस्था के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो राजस्थान की राज व्यवस्था का भी स्ट्रक्चर यहीं से बनता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सबके लिए है, समस्त प्रतियोगी, इसलिए मैंने शायद हेडिंग भी वहां डाल रखी है कि सबके लिए उपयोगी है। ये रही, समस्त भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। कोई भी परीक्षार्थी सुन पा रहा है उनके लिए उपयोगी रहेगा। ठीक, दूसरा बिंदु है हमारा बेसिक की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। मैंने बता दिया है कि कई सारी गाइड्स, कई सारी किताबें, कई सारे गुरुजन यहाँ से शुरुआत नहीं करते, तो विद्यार्थी को प्रत्यक्ष रूप से समझ में नहीं आता है। दूसरा, जितने भी मुझे सुन पा रहे उन सब ने कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक तो सामाजिक विषय पढ़ाई है, SST। इस सामाजिक के पढ़ा तब तो हमारा ये पॉलिटी का विषय हुआ करता था, लेकिन कई सारे साथी 10वीं के बाद में साइंस हिस्ट्री में चले गए, तो उनका इस विषय से थोड़ा दूरियां बन गई। दूसरी बात यह है कि आर्ट्स वाले भी 11th 12th में पढ़ते हैं, फिर ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, लेकिन जब कंपटीशन में प्रवेश करते हैं तो इसकी एक बेसिक अवधारणा है, उससे समझना बेहद जरूरी समझा, इसलिए हमने इस बेसिक कक्षाओं का आयोजन से शुरू की है। इसके बाद में इस क्लास में विशेष क्या रहेगा, मैं पहले तो पूरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा कि पूरी भारतीय राज व्यवस्था है क्या, संविधान क्या है, संविधान के अंदर क्या है, भाग क्या होते हैं, अनुच्छेद क्या होते हैं, अनुसूचियाँ क्या होती है, संसदीय प्रणाली क्या है, संघात्मक ढांचा क्या है, पूरा एकदम स्ट्रक्चर बनाकर पंचायती राज क्या है, नगर निगम क्या है, नगर पालिकाएँ क्या है, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, विधायिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, निर्वाचन, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, खूब सारी ऐसी शब्दावली है, संविधान संशोधन, उनके बारे में मैं पूरी बातचीत करूंगा। और उसके बाद में जब आगे की कक्षाएं आयोजित होगी तो पूरा का पूरा इस बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ आगे कनेक्ट करते हुए पढ़ाऊंगा। दूसरा कि ये कक्षाएं लंबी चलने वाली है, आज शुरू कर रहे हैं, तो अगर किसी के प्रत्यक्ष पाठ्यक्रम में है तब तो उनको ठीक ढंग से देखनी चाहिए, क्योंकि मैं ना तो ज़्यादा समय खराब करूंगा आपका और ना ही मैं आलतू फालतू की बातें करूंगा। मैं पूरा टॉपिक को समझाने में और टॉपिक को कैसे याद किया जाता है उसके बारे में बातचीत करूंगा। दूसरा, इस सब्जेक्ट को आगे मैं बताऊंगा कि पढ़ने का तरीका क्या होता है, उसी तरीके से चलूंगा जैसी मैं समझ रखता हूं, जैसा मैंने अब तक पढ़ा है, खूब सारे गुरुजनों को पढ़ाए, राजस्थान में और दिल्ली में पढ़ाने वाले ऐसे शायद ही कोई शिक्षक बचे हो जिसको मैंने उनकी वीडियो क्लास नहीं देखी है, और ऐसी कोई शायद मार्केट में भी किताब नहीं हो जिसको मैंने नहीं पढ़ा है, केवल एक किताब को छोड़कर जो बहुत बड़ी है, लक्ष्मीकांत, उसका मैंने कभी अध्ययन नहीं किया। फिर भी इतनी समझ रखता हूं कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर इस विषय से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं तो 9 प्रश्न आप ठीक ढंग से सही कर पाएंगे। ठीक, तो ये हमारे लिए विशेष रहेगा। दूसरा, मैं कनेक्ट करते हुए पढ़ूंगा, पहले जो पढ़ा दिया है उसको मैं रिवीजन करता हुआ चलूंगा, पहले कोई चीजें आ गई और वापस आ रही है तो उसको मैं रिवीजन करते हुए चलूंगा, ताकि आप रिकॉल कर पाएंगे, समय समय पर उसको आप भी कनेक्ट करना सीख पाएंगे। और ज़्यादातर मेरा प्रयास रहेगा कि क्लास में, कक्षा में ही सारा का सारा याद हो जाए। और दूसरा एक ये भी रहेगा कि आपको कभी दोबारा इस विषय को फिर क्लास देखने की आवश्यकता नहीं होगी। नहीं तो अपन क्या करते हैं, जैसे एक बार पटवारी की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, कोई कोचिंग में जा रहे हैं, उसके बाद में हमने वहाँ पर राज व्यवस्था पढ़ी, फिर फेल हो गए, फिर हमने थोड़े दिनों के बाद शिक्षक भर्ती की कोचिंग की, फिर क्लास में जा रहे हैं, फिर वही लेक्चर देख रहे हैं, तो उसमें अपना समय भी जाता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस विषय की बेसिक स्ट्रक्चर के लेकर जब टॉपिक में प्रवेश करूंगा और 1-2 टॉपिक तक आप लोग अगर जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका जुड़ाव और मेरे से रहेगा। और मैं आपसे वादा करता हूं
कि जितना सब्जेक्ट को बहुत आसान किया जा सकता है उतना आसान करके मैं आपके समक्ष रखूंगा। और परीक्षाएं बीच बीच में होती रहेगी, जैसे 2 टॉपिक करेंगे, परीक्षाएं होगी तो उन 2 परीक्षाओं के सवाल भी यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो भी ठीक रहेगा। उसके अलावा जो जो टॉपिक पढ़ेंगे उनके ओल्ड क्वेश्चन जितने भी हैं वो भी हम लोग सॉल्व करते रहेंगे। आगामी रणनीति, फिलहाल हमने ये नया ऑनलाइन स्टूडियो स्थापित किया है और मेरी ये पहली कक्षा आयोजन हो रही है। इससे पहले मेरे साथी ने साइकोलॉजी की 6 कक्षाएं आयोजित की है और आज 7वीं कक्षा का आयोजन किया जाएगा। शाम को लाइव आ रही है 8:30 बजे। तो हमने भी जब ऑनलाइन नया सेटअप शुरू किया तो प्राथमिकता ये रही कि रीट पात्रता परीक्षा जो कि 27 फरवरी 2025 को आयोजित होनी है, उसके संबंध में कुछ जितना हम लोगों को नॉलेज है, जिस विषय में हम लोग इतनी समझ रखते हैं कि उसकी परीक्षा पास हो जाएगी, उस सब्जेक्ट को ऑनलाइन माध्यम से करवाने का शुरुआत की। इसी कड़ी में मैं शुरू कर रहा हूँ आज राजव्यवस्था से, तो ये कक्षा उनके लिए जरूरी है ही है। तो आगे मैं रीट के पाठ्यक्रम को लेकर बातचीत करूंगा, रीट का पाठ्यक्रम। लेकिन मैं पाठ्यक्रम में प्रवेश करूंगा तब तक तो सबके लिए समान रूप से चलूंगा। उसके बाद में मैं आपको टॉपिक बता दूंगा कि ये भारतीय संविधान के हैं, ये राजस्थान के संविधान के हैं या राजस्थान की राजव्यवस्था के हैं, और ये अन्य हैं। अन्य के अंदर विश्व राजनीति भी है, संविधान की और भी कई सारी अवधारणाएं भी है। तो ये टॉपिक मैं आपको बता दूंगा कि इन टॉपिक को इस विषय में पढ़ा जाता है। तो फिर मैं बता दूंगा कि रीट में कौन कौन से हैं। जैसे मान लीजिए ये रीट में है, ये है, ये है, ये है, ये 2 नहीं है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो आप लोग कम से कम ये फाइंड कर पाएंगे कि आप जिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये टॉपिक कौन कौन से हैं। तो फिलहाल मैं पहले तो पात्रता वाले टॉपिक पूरे के पूरे यूट्यूब पर फ्री करवाने वाला हूं, तो अन्य परीक्षार्थियों के लिए भी वो टॉपिक सारे कारगर साबित होंगे। तो पाठ्यक्रम में प्रवेश करेंगे उस समय मैं इसके बारे में और आपसे बातचीत करूंगा। पाठ्यक्रम तक आप लोग, मेरी सलाह है कि जुड़े रहिए। ये हमारी आगामी रणनीति है। और इसके अलावा एक और रणनीति है कि जो ये परीक्षा खत्म हो जाएगी, इस पूरे विषय के जो बचे हुए टॉपिक है, रीट के बाद जो बचे हुए टॉपिक है, वो भी मैं यूट्यूब पर करवा लूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर पहले वाली कक्षाएं देख लेंगे रीट के साथ साथ, तो आगामी कक्षाओं को देखने में आपको सहजता होगी। एक और मन में विचार है कि इस पूरे विषय को मैं 3 स्तर में पढ़ाने वाला हूं। 3 स्तर कौन कौन से रहेंगे? एक स्तर तो रहेगा बिल्कुल बेसिक। इसका मतलब है कि इतना तो किसी न किसी परीक्षार्थी को आना ही चाहिए। ये स्टेप फर्स्ट है, यानी फर्स्ट स्टेप में आपको कम से कम बेसिक स्ट्रक्चर, कौन सा पद लेता है, कितने सदस्य होते हैं, संविधान संशोधन क्या होते हैं, इतनी बेसिक जानकारी हो जो सामान्य रूप से हर परीक्षा में पूछ ली जाती है। चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट का दे रहे हो, जैसे राजस्थान में सीईटी के एग्जाम हो गए, और राजस्थान में सामान्य जैसे सेकंड ग्रेड के अंदर प्रथम पेपर हो गया, फर्स्ट ग्रेड के अंदर प्रथम पेपर हो गया। तो इतनी तो जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि आप अगर 2, 4, 5 प्रश्न पूछे जाते हैं तो 3-1 प्रश्न तो ठीक कर ही पाओ। दूसरा स्तर होगा जिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम करवाना। और तीसरा स्तर होगा समस्त, यानी ये हम लोग इसमें इस पूरे विषय को सार संगर्भित करके पूरा डिटेल में समझा के, शॉर्ट नोट्स करके, नोट्स कैसे बनाने हैं, इन सारे मुद्दों पर हम लोग साथ साथ में आप लोगों से बातचीत करते रहेंगे। इसके बाद है कि इस विषय को पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो मैं आप लोगों को ऐसा समझ रहा हूं कि चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे हिंदी मीडियम के हो, अगर आपको हिंदी सुननी आती है, वो यानी सुनकर आप समझ पा रहे हैं, आपको हिंदी पढ़नी आती है, और अगर आप हिंदी बोल पा रहे हैं, तो मेरी कक्षाएं आपको समझ में आ जाएगी। बेसिक से शुरुआत करूंगा, फिर धीरे धीरे विषय में प्रवेश करूंगा। विषय में प्रवेश करने के बाद में विषय के उस टॉपिक के बारे में बातचीत करेंगे, उस टॉपिक से बनने वाले प्रश्नों पर बातचीत करेंगे। तो पढ़ने का तरीका एक तो ये हो सकता है कि आपके पास अगर खूब सारी एनसीईआरटी की किताबें हैं तो किताब 6ठी से लेकर 12वीं तक पढ़ेंगे तो समझ हो सकती है। दूसरा, अगर आप किसी और कोचिंग में पढ़ रहे हैं और वहाँ पर आपको बेसिक आता है और आपने टॉपिक पढ़ लिया है तो भी आपका काम ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा ये विचार है कि सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे, इसका बेसिक पढ़ेंगे। ठीक, जैसे मेरी 2 कक्षाएं आयोजित होगी, 2 कक्षाओं से आप लोग बेसिक पूरा समझ पाएंगे। बेसिक समझने के बाद में एक तो मैं खुद यूट्यूब पे करवाऊंगा ही, और अगर आप यहाँ से जुड़ पाएंगे तो आपके लिए पढ़ने का सही तरीका समझूंगा। क्योंकि जब मैं खुद इतनी सारी बातें समझकर, इतनी सारी बातों को जहन में लेकर, इतनी बड़ी प्लानिंग करके विद्यार्थी हित में अगर इतना करता हूँ तो निश्चित रूप से मैंने मेरा सर्वोच्च दिया है, देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो एक तो यूट्यूब हो गया हमारा ही,
दूसरा, आप किसी भी गुरुजी की और क्लास ले लेंगे जो पॉलिटी पढ़ाते हैं, तो भी बेसिक पढ़ा हुआ होगा तो समझ में आ जाएगा। तीसरा, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तो भी आपको ठीक ठाक ढंग से समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से पॉलिटी एक ऐसा विषय है जो स्वयं पढ़ने से ज़्यादा एक बार किसी न किसी गुरुजी को सुन लेना चाहिए, ताकि सुनने के बाद में खूब सारे टर्म्स होती है, खूब सारी यहाँ पर शब्दावलियाँ हैं, तो उनको किताब में डिफाइन किया हुआ नहीं है, तो आपको पढ़ने में आसानी हो जाती है। ये एक सब्जेक्ट की बात नहीं है पढ़ने का सही तरीका, ये सभी सब्जेक्ट का हो सकता है कि आप लोग पहले उस पूरे सब्जेक्ट की बेसिक जानकारी प्राप्त कर लीजिए, उसके टॉपिकों तक पहुंच जाइए कि टॉपिक कौन कौन से हैं, टॉपिक बने कैसे हैं, ये सब्जेक्ट आया कैसे है धरातल पर, इस सब्जेक्ट की शब्दावलियाँ क्या क्या है, तो फिर आप टॉपिक पढ़ेंगे, कहीं से भी पढ़ेंगे तो आप जानकारी ठीक ढंग से अपने जीवन में उतार पाएंगे, याद कर पाएंगे। फिर स्वाध्याय का इस विषय से तो कोई लेना देना कम नजर आता है, क्योंकि एक बार अगर कक्षाएं देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। बुक्स मैंने एक तो बता दी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा लगभग राजस्थान के विद्यार्थी सुन पा रहे हैं, तो संविधान पर राहुल चौधरी की किताब लिखी हुई है, वो बेहद महत्वपूर्ण है, राहुल चौधरी सर की। इसको थोड़ा आसान बनाया गया है, हालांकि इतनी आसान अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसको आसान करके ठीक ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है तो काफ़ी बड़ी, शायद 501 पेज है, और अगर राजस्थान की पढ़ रहे हो तो भी इनकी ही किताब आती है। इसके अलावा भी खूब सारे लेखक की किताब आती है, मुझे इनकी किताबें ठीक लगी इसलिए मैंने आपको किताबें बता दी। इसके अलावा नाथ पब्लिकेशन की भी आती है, दीनदयाल पब्लिकेशन की आती है, एक दो बाड़मेर साइड के और लेखक उन्होंने लिखनी शुरू कर दी है, उन्होंने भी शुरू की है। और हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें आती है, वो अपने इस राज व्यवस्था में ठीक नहीं है। एक संविधान पर बेर एक्ट आता है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन वो उसमें भाषा थोड़ी कठिन है, समझ में ठीक से नहीं आएगी, इसलिए ये गाइडें पढ़ लेने से एक बार इस विषय को पढ़ा जा सकता है। बाकी इसमें ज़्यादा किताबों वाला झंझट है नहीं। अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो 6वीं 7वीं 8वीं में कुछ है नहीं, 9वीं में थोड़ा बहुत है, वो विश्व का ज़्यादा है, फिर 10वीं में है ठीक ठाक, 11वीं में एक एनसीईआरटी की किताब आती है पूरी संविधान पर, वो सबसे महत्वपूर्ण है, फिर 12वीं में भी ज़्यादा तुलनात्मक राजनीति को समझाया गया है। और हिंदी ग्रंथ अकादमी को और किताबें आती नहीं, राजस्थान की आती है लेकिन वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं। और विषय का तो नहीं पता, लेकिन इस विषय के अंतर्गत ओल्ड प्रश्नों का बड़ा महत्व है, क्योंकि खूब सारे ऐसे तथ्य होते हैं जो ना तो किताबों में मिलते हैं, ना हम लोगों को न्यूज़ के माध्यम से मिलते हैं। जब वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, विद्वान लोग पेपर डिजाइन करते हैं, तो वहाँ पर खूब सारे वो नए प्रश्न बनाते हैं। और आजकल तो अभी पीछे 2nd ग्रेड का कोई एग्जाम था, उसमें 10 प्रश्न पूछे पॉलिटी के, 5 से ज़्यादा किसी भी पुस्तक से नहीं थे। इसका मतलब है कि वो नए प्रश्न बनाते हैं, तो नए प्रश्न बनाते हैं तो ओल्ड प्रश्नों की अपने को पूर्ण रूप से अध्ययन कर लेना चाहिए। ओल्ड प्रश्न, आज तक जितने सारे प्रश्न आए उन सारे प्रश्नों को हमको सॉल्व कर लेना चाहिए। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा तब मैंने तो एक तरीका अपनाया है कि ओल्ड प्रश्न जितने अब तक पूछे गए हैं, आज आपसे मैं 11 जनवरी 2025 से बात कर रहा हूँ, यानी 11 जनवरी 2025 तक जितने सारे एग्जाम्स हुए हैं, उन सारे एग्जाम्स में जितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं, जिस जिस टॉपिक से पूछे गए उस टॉपिक के साथ में मेरे कंटेंट में मैंने ऐड कर रखे हैं। ये मैंने कंटेंट लंबे समय से बना रहा हूँ, आज इसको डिलीवर करने का अवसर है। तो अब तक ओल्ड क्वेश्चन तो आपको पढ़ने नहीं है, क्योंकि जितने सारे हैं उतने सारे मैंने कंटेंट में डाले, अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो। अगर नहीं रहेंगे तो आपको ओल्ड प्रश्नों के अध्ययन करना है। ओल्ड प्रश्नों की मार्केट में खूब सारी किताबें आती है, एक दिशा की आती है, एक अभी उत्कर्ष से निकली है, वो किताब भी काफ़ी अच्छी किताब है, 2-4 दिन पहले ही निकली, मैंने उसको लाकर आधे से अधिक उसका अध्ययन भी कर लिया। खूब सारी उसमें भी गलतियां भी है, खूब सारे प्रश्न उसमें रिपीटेड भी है, खूब सारे प्रश्न उसमें और एग्जाम्स के भी शामिल किए गए, तो कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी है, फिर भी अगर पढ़ोगे तो ठीक है। और इसके अलावा ओल्ड क्वेश्चन की तो मार्केट में शायद किताब किसी की है नहीं, मैंने तो पिछले 1 साल पहले से ओल्ड क्वेश्चन का पूरा लेके संग्रह कर लिया था, और उसके बाद में जो जो एग्जाम हुए तो शामिल करता रहा। इसके अलावा एक काम हम लोग ये करेंगे कि आने वाली 15 तारीख के बाद में हमारा खुद का सूर्य नगरी एकेडमी का एक मोबाइल ऐप आ जाएगा। तो अब तक जितने सारे ओल्ड क्वेश्चन पूछे गए, उन सारे ओल्ड क्वेश्चन को ऐप के अंदर हम लोग क्वेश्चन फॉर्मेट में डाल देंगे। क्वेश्चन फॉर्मेट में डाल देंगे तो आप लोग जो जो टॉपिक, वो टॉपिक वाइज डालेंगे। तो जैसे मैंने पहला एक टॉपिक करवाया संविधान सभा,
तो आप लोग वहाँ जाकर संविधान सभा के सारे प्रश्न हैं वो उससे प्रैक्टिस कर पाओगे। तो ओल्ड क्वेश्चन आए हुए, अधिकतर ओल्ड क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, जैसे राजस्थान के छोटे एग्जाम में तो अधिकतर रिपीट हो जाते हैं। तो वहाँ पर आपका पढ़ा हुआ होगा, ऑप्शन क्लिक होगा, वहाँ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये काम एक तो ये रहेगा मेरा। तो ये ओल्ड प्रश्नों की महत्ता बता दी, किताबें बता दी, और अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो फिर हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे ऐप के माध्यम से, प्रश्न फॉर्मेट में। इसके अलावा और प्रैक्टिस का क्या क्या महत्व है, मैंने खूब सारी बातें बता दी कि अधिकतर परीक्षाओं में नए प्रश्न बनकर आते हैं। तो नए प्रश्न बनकर आते हैं तो दोबारा प्रश्न अगर आएंगे, नए प्रश्न बनकर आएंगे तो आप लोग वहाँ से पुराने पढ़े हुए होंगे, अगर वो रिपीट होंगे तो आपके काम आ जाएगा। अक्सर ऐसा देखा गया कि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के स्कूल लेक्चरार, कॉलेज लेक्चरार में पॉलिटी सब्जेक्ट, वहाँ पर एक बार अगर प्रश्न पूछ लिया जाए या किसी पीसीएस में पूछ लिया जाए तो फिर अपने राजस्थान के छोटे छोटे एग्जाम में वही प्रश्न रिपीट कर लेते हैं। दूसरा, ओल्ड क्वेश्चन के अलावा भी खूब सारे क्वेश्चन हम लोग जब पढ़ाते हैं तब जहन में आता है कि बच्चे को अगर ये क्वेश्चन बनाया जाए तो बच्चा फंस सकता है। ये उसकी साइकोलॉजी हमने खूब सारा ठीक से समझाया, लेकिन फिर भी ये पर फंस सकता है। ऐसा हम लोग टेलीग्राम पर करते हैं, कभी कभी मन में आता है कि देखो बढ़िया, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है, ऐसा शायद किसी को नहीं आएगा। तो हम लोग टाइप करते हैं तो शायद 5, 7, 10% से ज़्यादा किसी का सही भी नहीं होता है। तो ऐसे नए प्रश्न भी बनाएंगे हम लोग, ये भी हम लोग ऐप के माध्यम से करेंगे। और समय मिला तो ओल्ड क्वेश्चन और जितने हम लोग नए बनाएंगे वो सारे यूट्यूब पे ही हम लोग MCQ के नाम से करवा लेंगे। तो एक तो योजना हमारी ये भी है। इसके बाद हम विषय को किस प्रकार पढ़ाएंगे, तो मैंने बता दिया मेरे पढ़ाने का तरीका। सबसे पहले मैं बहुत बेसिक बातें करूंगा, यानी ये समझूंगा कि मेरे सामने कक्षा 6 का विद्यार्थी बैठा है। कक्षा 6 के विद्यार्थी को थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता है, सुनना आता है, समझना आता है, छोटी मोटी शब्दावलियाँ उसको आती है, और नहीं आती है जैसे संविधान उसको नहीं पता है तो मैं बताऊंगा किताब लाके कि ये संविधान है। तो वहाँ से शुरुआत करके अपने सब्जेक्ट को ठीक ढंग से आगे बढ़ाऊंगा। और रीट पात्रता थोड़ी जल्दी है तो इसमें थोड़ा फास्ट चलूंगा, लेकिन समझाते हुए चलूंगा। रिपीट सही 1 घंटे की क्लास में 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन उसको पढ़ाऊँ पूरा। इसके बाद अब हम लोग जितनी सारी बातें करनी थी मैंने कर ली है, और अब हम लोग प्रवेश करते हैं जिस विषय के अंदर, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गजब का विषय, बहुत प्यारा विषय। अगर एक बार समझ में आ गया तो इसमें भूलने की प्रवृत्ति भी नहीं है। जैसे हम लोग इतिहास पढ़ते हैं भूल जाते हैं, ये गणित की तरह है। एक बार अगर आपने जोड़ बाकी करना सीख ली तो आप जीवन भर नहीं भूल रहे। वैसे ही राजनीति विज्ञान तथ्य है लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है। समझ आधारित बहुत ज़्यादा प्रश्न है। अगर आपको ठीक ढंग से समझ में आ गई तो फिर आप किसी भी चाय की थड़ी पर बैठकर भी उनसे राजनीति की बातों में चर्चा कर सकते हैं। आप उनको नियम बता सकते हैं। खूब सारे हम लोग जब चुनाव आते हैं तो बातचीत करते हैं कि उसने दल बदल दिया, उसने इस्तीफा दे दिया, उसने शपथ ले ली, उसको हटा दिया, उसको बाहर निकाल दिया। ये सारी शब्दावलियाँ जब संविधान पढ़ा हुआ होगा तो हम लोग ठीक अखबार की न्यूज़ पढ़ते ही समझ जाएंगे कि ये बात क्या है। ठीक, तो अब हम लोग विषय में प्रवेश करते हैं। एक बार पुनः मैं आप सबका इस भारतीय राजनीति विज्ञान के चर्चा के विषय में स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। ये आप लोग अगर हमसे लगातार जुड़े रहेंगे तो जुड़े रहने के लिए YouTube पे तो आप अभी हमको सुन पा रहे हैं, अगर वो सब्सक्राइब कर लेंगे तो सूचना मिलती रहेगी, वो तो आप लोग कर लेना। टेलीग्राम भी हमारा इसी नाम से है, सूर्य नगरी अकेडमी, सूर्य नगरी अकेडमी, इसी नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। टेलीग्राम पे ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना। ज़्यादा कोई बेफालतू वहाँ पर भी हम लोग सूचनाएं नहीं देते हैं। जो हम अभी तो हमने कक्षाएं शुरू की है तब रोजाना डालते, बाकी मैं तो 5-7 दिन से देखता था उसको। कोई सूचना आती थी रोजाना, कोई रिजल्ट आता था, कोई भर्ती आती थी, सूचना डाल देता था। बाकी उसमें ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करते। अगर परमानेंटली कोई साथी हमसे जुड़ा हुआ है और आगे भी जुड़ा रहना चाहता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को पिन कर लेना। पिन करने का ऑप्शन आता है, उसमें दबा के रखोगे तो ऊपर पिन आएगा, पिन कर लोगे तो जो ही आप टेलीग्राम खोलोगे तो पहली सूचनाएं हमसे मिल जाएगी। दूसरा एक तरीका ये भी है, आप व्हाट्सएप पे अपना नाम, जिला, किस भर्ती की तैयारी करके डाल दोगे तो हमें थोड़ा उसका भी आइडिया रहेगा, और नंबर हम लोग सेव कर लेंगे तो आप स्टेटस के माध्यम से भी देखते रहेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8509291371। ठीक, यही हमारे हेल्पलाइन नंबर है। कॉल की तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस हो कि हमें इसके संबंध में बहुत भ्रांति है, आपके डॉक्यूमेंट से लेकर हो सकती हैं, आपके आवेदन को लेकर हो सकती हैं, तैयारी को लेकर हो सकती हैं,
दो परीक्षाओं में द्वंद्व को लेकर हो सकती है, किसी एक विषय में आप बहुत कमजोर है उसके संबंध में हो सकती है। तो ज़्यादा महसूस होता, आप पहले व्हाट्सएप पे डाल देना अपनी समस्या, फिर हमें लगेगा तो हम लोग आपसे कॉल पर बात कर लेंगे। दूसरा ये तो अगर किसी के नहीं है तो बढ़िया बात है, अगर है तो फिर इसका यूज भी करते रहना इंस्टा और फेसबुक पर। ठीक, तो अब फाइनली हम लोग अपने विषय में प्रवेश करते हैं। और विषय में प्रवेश करने से पूर्व एक है तो शायरी बहुत पुरानी, सब लोग हमेशा आजकल तो इंस्टा पे खूब सारी चलती है, फिर भी मैंने थोड़ा अपने हिसाब से इसको एडिट करने का प्रयास किया है कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को मेहनत में झोंकना होगा। समस्याएं कहती है हार जाएंगे, लेकिन हौसला कहता है जीत जाएंगे, क्योंकि सूर्य नगरी है तो अब संभव है। क्योंकि इस विषय को जब पढ़ाना शुरू किया तो एक जहन में बहुत बड़ी खुशी है कि एक विषय को हम सोशल मीडिया के माध्यम से अनेकों अनेक विद्यार्थियों तक पहुंचाने जा रहे हैं। उस विषय की अब तक लगभग 12 साल से मैं इस विषय पे रुचि रख रहा हूँ। सबसे पहले जाने माने विद्वान गुरुदेव संविधान, जिनके घर का नाम आदरणीय डॉक्टर दिनेश गहलोत सर, उनसे पढ़ा था और पहली बार पढ़ते ही रुचि जग गई थी। शायद मैंने उनका 3 बार तो उन खुद को अकेले को सुना है कि एक बार उन्होंने पहले पढ़ाया तब पढ़ा था, उसके बाद में एक बार ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई तब लिया था, और एक लास्ट बार उन्होंने पढ़ाया था कोरोना काल में, उस समय भी मैंने पढ़ा था। उसके बाद में भी और दिल्ली की यूनिवर्सिटी के खूब सारे प्रोफेसर है, ऑनलाइन जमाना आने के बाद में खूब सारे शिक्षकों को हम लोग सुन पाते हैं। तो इसलिए हमने इस बात को सार्थक करने के लिए लिखा है। ठीक, एक बार पुनः आप सबका स्वागत। और भारतीय संविधान और राज व्यवस्था मेरे द्वारा अध्ययन करवाया जाएगा। मेरा नाम वीरेंद्र चौधरी है, शॉर्ट में हम लोग वीसी नाम से जान लेते हैं हमारे साथी लोग, और वीसी जोधपुर नाम से मैं सोशल मीडिया पर भी अपने अकाउंट रखता हूँ। सबसे पहले इस भारतीय संविधान के शब्द, राज व्यवस्था शब्द पर तो हम तो बाद में आएंगे, लेकिन थोड़ा पौराणिक काल में चलता हूँ कि इस विषय की महत्ता कैसे बढ़ी, इस विषय में प्रवेश कैसे हुआ, इस विषय को गढ़ा कैसे गया था। बहुत सिंपल वे में शुरू करूंगा। साथियों, मानव की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई ये तो हमारा विषय नहीं है, फिलहाल भूगोल का विषय है। भूगोल का विषय है कि मानव की उत्पत्ति तो कैसे हुई थी। मानव की उत्पत्ति तो जैसे हुई भूगोल का विषय है, लेकिन जब मानव ने जन्म लिया तो शुरुआत के अंदर 1, 2, 5, 10 जितने भी है वो एक अलग विषय है, लेकिन जितने भी थे संख्या के अंदर इस प्रकार हुआ करते थे। 5, 10, 20, 50 लोग यहाँ रहते थे, 150 लोग कहीं और रहते थे, और कहीं रहते थे। मनुष्य वो झुंड में रहता था शुरुआत के अंदर, पहले पेड़ों पर रहता था, पेड़ों पर भी फिर झुंड में आ गया था। ये इतिहास जब विषय पढ़ते तो लंबी छोड़ी बात है, मैं उनको थोड़ी समाहित करते हुए चलूंगा, नहीं तो फिर हम विषय से भटक जाएंगे। तो जब मनुष्य कम थे तब मनुष्य एक तो झुंड में रहते थे, और वो लोग क्या करते थे, कंदमूल खाते थे, पेड़ों की पत्तियां खाते थे, फल खाते थे, और इस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे। फिर धीरे धीरे मनुष्य जब जल की तलाश में हो या फिर खान पान कम हुआ तो वो धीरे धीरे नदियों की तरफ आगे बढ़ा। फिर नदियों के पास में उनको खूब सारा पानी मिलने लगा, तो फिर धीरे धीरे वो कृषि करना सीख गया। इसके बीच में वो पहिए का आविष्कार भी करता है, पशुपालन भी करता है, वो सारा एक विकास है मनुष्य का। जब वो पशुपालन करने लगा, खेती करने लगा, और फिर स्थायी आवास हो गया, और स्थायी आवास रहते रहते एक ही जगह पर खूब सारे घर बनने लगे, और ऐसा करते करते खूब सारी बस्तियां बनने लग गई। जैसे एक बस्ती यहाँ बन गई, एक बस्ती 2-3 किलोमीटर दूर बन गई, 100 किलोमीटर दूर बन गई, 500 किलोमीटर दूर बन गई। लेकिन खान पान के लिए हमेशा जंगलों के अंदर ही घूमते रहते थे, जंगलों में। मान लीजिए एक और बस्ती है, यहाँ पर ये मनुष्य रह रहे हैं, यहाँ से भी मनुष्य इधर उधर जंगलों में जाते हैं अपने भोजन की तलाश में या फिर किसी संसाधनों की तलाश में घूमते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे हजारों करोड़ों साल बाद में ऐसा महसूस हुआ कि जनसंख्या में तो धीरे धीरे वृद्धि होती गई, लेकिन संसाधनों में वृद्धि नहीं हुई। ये संसाधन है। संसाधन का मतलब पेड़ पौधे, खान पान का सामान, उनको जितना भी मनोरंजन का सामान, वो सारे संसाधन है। तो इन संसाधन की तलाश में जब मनुष्य धीरे धीरे ज़्यादा जोर लगाने लगा, यानी जनसंख्या बढ़ी तो इनको आवश्यकताएं ज़्यादा हो गई। यानी मान लो पहले किसी एक पेड़ पर 50 फल लगते थे, 5 आदमी हुआ करते थे, तो जब कभी मर्जी आए जाके तोड़ के ले आता, खा लेता, अपना काम चला लेता। लेकिन पेड़ तो वही 50 ही फल देता है अब तक की, लेकिन जब जनसंख्या में धीरे धीरे वृद्धि हो गई, 50 हो गए, तो सबको एक एक मिलने लगा। लेकिन जो ही 50 से संख्या 100 हो गई तो उस फलों की तलाश के अंदर आपस में
मनुष्य मनुष्य से लड़ने लगा, क्योंकि संसाधन कम हो गए, जनसंख्या बढ़ गई। जब संसाधन कम होते हैं, जनसंख्या बढ़ती है, तो निश्चित रूप से वह द्वेष उत्पन्न होता है, वैमनस्य उत्पन्न होता है, और एक दूसरे को कोसने का प्रयास करते हैं। ऐसा यहीं पर हुआ है। अपना भी एक कक्षा का मैं ऑफलाइन में उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए एक कक्षा के अंदर विद्यार्थियों की संख्या 25 है, और गुरुजी घोषणा कर दे कि मैं रोजाना आपको 50 गुलाब जामुन खिलाऊंगा। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, गुरुजी ठीक है, दो आ जाएंगे सबके, सबने मिल बांट के ये बात तय कर ली कि भाई 2 से ज़्यादा कोई नहीं खाएगा। ऐसा कबीले, पहले नगर बाद में बने, उससे पहले कबीले हुआ करते थे, छोटे छोटे एरिया हुआ करते थे। वहाँ पे आज भी अपने गांव में पंचायतें वगैरह बैठती है, गांव के 5-7 लोग बुजुर्ग होते हैं, वो किसी को फैसला ले लेते हैं, वो ठीक हो जाता है। तो ऐसे ही उस समय भी, उस जमाने में हुआ करता था। लेकिन फिर जब जनसंख्या बढ़ गई, कक्षा के अंदर जब अपने विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई, एडमिशन बढ़ गए, गुरुजी के गुलाब जामुन तो रोजाना वही आने 50, लेकिन संख्या हो गई 100। तो 100 हो गई तो क्या करेंगे, तो अब गुरुजी ने कहा कि भाई अब तो आधा आधा देना पड़ेगा। तो ये आधे आधे वाली बात है, वो गुरुजी का कहना मान रहे हैं, कौन, विद्यार्थी। लेकिन एक समय आएगा जब विद्यार्थी विद्रोह कर लेंगे, कोई एक खा लेगा तो फिर किसी न किसी एक के आधा आएगा नहीं। तो इस विषय में जब विद्वान विचारक इस विषय को गढ़ रहे हैं, आज भी खूब सारे सिद्धांत अपनाए गए हैं। उसमें एक सिद्धांत आता है दैवीय सिद्धांत, यानी ईश्वर प्रदत्त है। ठीक, इस बात को मैं अगली स्लाइड पे अलग से समझाता हूं। मैंने पिछली स्लाइड पर कहा कि जनसंख्या बढ़ गई है, जनसंख्या बढ़ गई और संसाधनों में क्या हो रही है, संसाधनों में स्थिरता है। घटेंगे तो नहीं, घटेंगे तो वो जिसको अंत हो जाता है, लेकिन ये स्तर है। जब जनसंख्या में वृद्धि हुई और संसाधनों में स्थिरता रही, तो लोग आपस में लड़ने लगे। जो ही आपस में लोग लड़ने लगे तो कहते हैं भाई जो ईश्वर है, ईश्वर को विष्णु भगवान से दर्शाया जाता है कि ईश्वर को तरस आई कि लोग आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। ये अपने राजनीति का दैवीय सिद्धांत है। तो ईश्वर ने किसी एक व्यक्ति में खुद का रूप धारण करके खुद को, अपने आप को नेता घोषित किया। यानी विष्णु भगवान आके किसी व्यक्ति में प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करके उस व्यक्ति को सब व्यक्तियों के अधीन बना दिया जाता है। ऐसा अब भी होता है। जैसे अपन भी 5 लोग दोस्त बैठे हैं, 5 दोस्तों में से 4 ने कह दिया कि चलो खेलने चलते हैं, और एक ने कह दिया खेलने नहीं जाएंगे। इसका मतलब है कि जिस एक व्यक्ति ने निर्णय लिया और फिर खेलने नहीं गए, तो उसमें भी ईश्वर का वास है, उसके अंदर निर्णय क्षमता है, वो डिसीजन मेकर है। तो ऐसा करते हुए ईश्वरीय शक्ति से एक व्यक्ति जिसमें सर्वशक्ति आ गई, उस व्यक्ति को कहा गया राजा। हालांकि ये भी एक राजनीति, जब स्कूल लेक्चरर या कॉलेज लेक्चरर में हम लोग पढ़ते हैं तो और लंबी इसकी कहानियां हैं। मैं तो अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से उस तक आपको ले जा रहा हूं। तो एक शब्द उत्पन्न हुआ जिसका नाम है राजा। तो इसका मतलब है कि पहले निर्णय कैसे होते थे, तो पहले तो सब लोग मिल बांट कर लेते थे। इनको कहा जाता है ये लोग पहले कबीलों में रहते थे, और कबीलों में रहते थे तो 2, 4, 8, 10 लोग मिलकर इसको निर्णय कर लेते थे। 8-10 लोग, जब 8-10 लोग निर्णय करते थे तो इसको वर्तमान में कहा जाता है कुलीन तंत्र। क्या कहा जाता है? कुलीन तंत्र। जब ईश्वरीय शक्ति आई और ये पूरी की पूरी शक्ति एक व्यक्ति में आ गई, तो हम लोग ने उस आदमी को तो राजा कहा, लेकिन इसको कहा गया अधिनायक। अधिनायक। पिछले 1-2 साल से आप लोग सुन रहे होंगे कि मोदी जी अधिनायक होते जा रहे हैं। अधिनायक का मतलब है कि मोदी जी अकेले डिसीजन पावर बन चुके हैं, उसको कहा गया अधिनायक। इसी को हम लोग राजतंत्र कह देते हैं। लिखना क्या है, कैसे, नोट्स में आगे बाद में बात करूंगा। आज जितनी बातें करूंगा उसको मैं शॉर्ट में लिखवा दूंगा बाद में। तो राजा, जहां पर एक ही व्यक्ति निर्णय ले रहा, वो क्या कहलाया? राजतंत्र या अधिनायकवाद या अधिनायक तंत्र। और जहां पर कुछ लोग मिल बांट कर निर्णय लेते थे, उनको क्या कहा जाता था? कुलीन तंत्र। ऐसा चलता रहा। ऐसा तो हम लोग राजस्थान के इतिहास में कल तक पढ़ते आ रहे थे। कल तक मतलब 1947 तक पढ़ते आ रहे थे कि मारवाड़ का राजा हुआ करता था, मेवाड़ का राजा हुआ करता था। तो ये लंबे वर्षों तक ये राजावाड़ी विचारधारा रही है। फिर जब राजा ने भी लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए, राजा भी बातें सुनना बंद कर लिया गया, तो एक और नई विचारधारा उत्पन्न हुई, और उस विचारधारा का नाम है लोकतंत्र। लोकतंत्र। ये भारत में तो 1947 में स्थापित हुआ, लेकिन इसकी नींव भारत में रख ली गई थी बहुत पुराने समय से, जब अमेरिका ने सबसे पहले अपना संविधान बना लिया था। अमेरिका सबसे पहले स्वतंत्र घोषित हो चुका था।
अमेरिका सबसे पहले इस राजतंत्र से मुक्त हो चुका था सन 1776 ईस्वी के अंदर। 4 जुलाई के दिन अमेरिका आज़ाद हो गया और अमेरिका ने इस लोकतंत्र की परिभाषा को और मजबूत बना दिया। उसी दिन से लगातार भारत में भी ऐसा प्रयास होने लगा। भारत के विद्वान लोग भी अमेरिका गए, वहाँ की पढ़ाई की, वहाँ के नियमों को पढ़ा। फिर अपने भारत में राजतंत्र के साथ साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। फिर कंपनी ने राज शुरू कर लिया था। कंपनी भी वैसे ही चलती थी जैसे पहले राजा चलते थे, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने भी हमको एक फ़ायदा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने यहाँ पर पूरे भारत को रेगुलेट करने के लिए, यानी नियमन करने के लिए, कुछ नियमों में बांधने के लिए एक प्रपत्र बनाया, एक अधिनियम बनाया, हम लोग उसको कहते हैं, एक नियम बनाया सन 1773 का, जिसको हम लोग कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। ये क्या है, ये मैं जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तब विस्तार से बात करूंगा। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सामान्य परिचय हो जाए। मैं वहाँ जाके बोलूंगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो कम से कम इतना माइंड में आएगा, अच्छा कोई न कोई प्रपत्र है, कोई न कोई नियम है, कोई न कोई इंग्लैंड का संबंध है, ईस्ट इंडिया कंपनी का है, बस इतना हो जाए। ये जब नियम बनकर आया तो इसमें ये लिखा गया था कि भारत में शासन जैसे चल रहा है अब वैसे नहीं चलेगा। भारत में एक आदमी बैठेगा जो पूरे भारत को कंट्रोल करेगा। राजाओं का सिस्टम अलग था, राजाओं के अलग वाला, जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी वहाँ पर ये सिस्टम लागू किया गया। तो इतनी सारी यात्रा करने के बाद में मैं अपनी बात को वापस कंक्लूज कर रहा हूँ कि सबसे पहले मनुष्य कम थे, संसाधन अधिक थे, तो कोई बात थी नहीं। फिर मनुष्य धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी तो कबीलों में रहने लगे। कबीलों में कुछ मुखिया हुआ करते थे, वो निर्णय ले लेते थे। फिर धीरे धीरे और जनसंख्या बढ़ी तो कबीलों वाले मुखिया निर्णय नहीं ले पाते थे। फिर जनता आपस में फिर से लड़ने लगी, संसाधनों को लेकर वैमनस्य उत्पन्न हुआ। तो ईश्वर यानी विष्णु भगवान को तरस आई और विष्णु भगवान ने एक व्यक्ति में प्रवेश किया और उसको हम लोग कहते हैं दैवीय सिद्धांत। और वो व्यक्ति आगे बनकर क्या कहलाया, राजा। जब कुछ लोग निर्णय लेते थे तो उसको कहा जाता था कुलीन तंत्र। जब एक व्यक्ति निर्णय करता हो गया तो उनको कहा गया था राजा। और फिर जब जनता ने वापस अपने ही माध्यम से किसी आदमियों को सत्ता देनी शुरू कर दी, उसको हम लोग कहते हैं लोकतंत्र। हालांकि मैं इन शब्दों को आगे और अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, ठीक? एक और समझिए, लिख लो थोड़ी बात को ताकि आपको समझ में आएगा। ये जनसंख्या थी, ये जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती गई तो धीरे धीरे क्या बन गए, कबीले। और कबीलों में जो निर्णय करते थे वो क्या कहलाते थे, कुलीन तंत्र। फिर वापस संसाधनों को लेकर क्या उत्पन्न हुए, वैमनस्य उत्पन्न हुआ। वैमनस्य उत्पन्न हुआ तो एक सिद्धांत आया जिसका नाम है दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत, ठीक। और दैवीय सिद्धांत से किसकी उत्पत्ति हो गई, राजा की। और इसी को हम लोग कहते हैं राजतंत्र। और फिर जब राजा भी निरंकुश होने लगा तो जनता का शासन आ गया, और जहां जनता शासन करती है उनको हम लोग कहते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक। यहां पर जब राजा बना तो राजा एक नहीं बना। मान लीजिए ये एक कबीला था, यहां पर गड़बड़ हो रही थी, विष्णु भगवान को तरस आई तो विष्णु भगवान ने एक आदमी को अपनी सत्ता सौंप दी, उसको कहा गया राजा। लेकिन मान लो एक कबीला एक यहां पर और था, वहां पर भी सेम कंडीशन हुई, तो फिर ईश्वर को तरस आई और ईश्वर ने कहा कि यहाँ भी फलाने राम आदमी को एक क्या बना दिया जाए, राजा। ऐसे कोई ईश्वर ने आके बनाया नहीं है। जैसे अभी मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये भी ईश्वरीय शक्ति है। आप जब ये सिद्धांत पर पूरी 7 किताबें लिखी हुई है, अगर अपने एक किताब को भी पढ़ेंगे तो इसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा कंसेप्ट होते हैं। मैंने सिर्फ 4 पेज ही पढ़े, ज़्यादा मैंने भी नहीं पढ़े। तो इसका मतलब सब ईश्वर करवाता है। और आजकल तो पूरा पाश्चात्य दर्शन भी मानने लगा है कि मैं हाथ ऊपर कर रहा हूँ ये भी ईश्वरीय शक्ति है, मैंने वापस नीचे किया ये भी ईश्वर है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये भी ईश्वरीय शक्ति है, आप मुझे सुन पा रहे हैं ईश्वरीय शक्ति है, अभी मैंने ये जो बोला ये भी ईश्वरीय शक्ति है। कुल मिलाकर सारा का सारा भगवान का ही है। भगवान को मानते हो ना। फिर मान लीजिए कि यहाँ पर और कबीला था, यहाँ पर भी फिर गड़बड़ हुई, फिर एक आदमी को क्या बना दिया गया, राजा बना दिया गया। ये सारे राजा है। ये भगवान खुद किसी न किसी रूप में आता है, ठीक। अब दिक्कत क्या हुई, यहां पर जनसंख्या फिर बढ़ने लगी। इस जनसंख्या पर नियंत्रण करने वाला एक आदमी है, राजा। यहां पर जनसंख्या पर नियंत्रण करने वाला आदमी है, राजा, ठीक। उसके बाद में जब यहां पर जनसंख्या अधिक हुई तो इस जनसंख्या का दायरा बढ़ा, अपने क्षेत्र बढ़ा,
संसाधन जुटाने के लिए और दूर दूर तक जाने लगे, ये भी इधर दूर दूर तक जाने लगे। और एक समय आया कि इस राजा के लोगों की और इस राजा के लोगों की यहाँ पर फिर से टकराव होने लगा। यहाँ पर इनका भी, ये भी दूर दूर तक जाने लगे, ये भी दूर दूर तक जाने लगे, यहाँ पर फिर से इनका टकराव होने लगा। तो यहाँ पर जब आपस में लोग यहाँ पर फिर लड़ने लगे तो ये राजा और ये राजा, यहाँ की जनता आती थी इस राजा के पास, यहाँ की जनता जाती थी इस राजा के पास में, कहती थी कि वहां पर उस क्षेत्र के आदमी आए थे, हमको लूट के ले गए, ऐसा कर लिया ऐसा कर लिया। तो फिर इन राजाओं और राजाओं के बीच में भी क्या होने लग गए? युद्ध होने लग गए। क्या होने लगे? युद्ध होने लगे। अब युद्ध से आगे चल रहा हूं मैं। राजा राजाओं के मध्य युद्ध क्यों होने लगे? क्योंकि एक राजा की प्रजा और दूसरे राजा की प्रजा आपस में लड़ने भिड़ने लग गई। राजा राजा का द्वेष तो बहुत बाद में आया, अब ये तो अपन अभी अपने आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं। जब अपन मौर्य काल से सबसे पहले पढ़ते हैं, मौर्य काल से पहले की बातें कर रहा हूं सारी। जब राजा राजा आपस में लड़ने लगे तो फिर ईश्वर को यानी विष्णु भगवान को फिर से तरस आई कि अरे ये तो दोनों लड़ने लग गए, तो फिर क्या करें? तो फिर ईश्वर ने कहा कि इनको एक सद्बुद्धि दूं, इन दोनों को एक सद्बुद्धि दी कि तुम लोग अपना एक निर्धारण कर लो, भाई ये सीमा मेरी और इधर वाली ये तेरी, और ये इस तीसरे आदमी की, ये इस तीसरे आदमी की, ये लो, ये इस राजा की 1 नंबर, ये 2 नंबर राजा की, ये 3 नंबर राजा की। इसका मतलब है कि जमीन को बांट लिया गया, क्षेत्र को बांट लिया गया। ये ईश्वरीय प्रदत्त है। ये भी जब इस राजा का ये पूरा क्षेत्र मिला इस राजा को, ये राजनीति की भाषा में क्या कहलाया? राज्य। इस राजा का जो क्षेत्र मिला इसको भी क्या कहा गया? राज्य। और ये भी क्या कहलाया? राज्य। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो लोग कबीलों में रहते थे, निर्णय समता कबीलों में होती थी। उसके बाद में दैवीय सिद्धांत आया, निर्णय समता किस में आ गई? राजा में। जब 2 राजाओं की निर्णय समता टकराने लग गई तो फिर एक नए शब्द की उत्पत्ति हुई और उस शब्द का नाम है राज्य। ये राज्य क्या है? अभी इतना ही समझना है कि एक राजा है, राजा जहां जहां तक शासन करता है वो उसका राज्य है। अपने वाले राज्यों से मत जोड़ना अभी कि राज्य राजस्थान, राज्य पंजाब, राज्य एमपी, इसे मत जोड़ना। इसको जोड़ना होगा तब मैं बताऊंगा। अभी इसका मतलब राज्य क्या है? आप कहोगे राज्य राजा की एक सीमा है, जहां जहां पर राजा राज करता है, जिस क्षेत्र में जनता रहती है उस जनता पर नियंत्रण स्थापित राजा का है, और राजा जितने क्षेत्र पर राज करता है वो उसका क्या है? राज्य है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में आती है कि राज्य कहते किसको है। अभी मैंने बता दिया 1-2 परिभाषा है तो कि राज्य किसको कहेंगे। आप कहोगे साहब एक राजा है और राजा जिस क्षेत्र पर राज कर रहा है वो क्षेत्र ही क्या है? कि राज्य है। मैं कहूंगा ठीक है भाई। उसकी कुछ शर्तें होगी तो आधुनिक राजनीतिक विचारकों ने कहा कि भाई राज्य सबको तो कह नहीं सकते, एक राजा का क्षेत्र राज्य, एक राजा का क्षेत्र राज्य, ऐसा मत कीजिए, तो कि इसकी एक परिभाषा दीजिए। तो इन्होंने कहा कि भाई जिस राज्य के पास में कुछ तत्व बताए हैं कि अगर वो तत्व है तो वो राज्य कहलाएगा, नहीं तो वो राज्य नहीं कहलाएगा। सॉरी, इसका मतलब ये हुआ, हम लोग जब खूब सारे साथी राजस्थान का इतिहास पढ़ लिया होगा, अगर कोई नया है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पढ़ा है तो आप लोगों को थोड़ी याद होगा कि मेवाड़ राज्य, मारवाड़ राज्य, जयपुर राज्य, ऐसा हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखा हुआ देखते हैं। इसका मतलब यही है, यदि राजा का क्षेत्र क्या कहलाएगा? राज्य। तो फिर विचारकों ने यह कहा कि इस राज्य के लिए 4 आवश्यक तत्व होने चाहिए। कितने आवश्यक तत्व होने चाहिए? 4। नंबर 1, उस राज्य के अंदर जनसंख्या हो, जनसंख्या यानी जनता हो। राज्य, और राज्य के कितने तत्व हो गए? 4 तत्व। पहली जनसंख्या, जनसंख्या या इसको कह देते हैं जनता। दूसरा उन्होंने कहा कि भूभाग होना चाहिए, भूभाग के बिना राज्य नहीं हो सकता, भूभाग होना चाहिए, इसको हम लोग कहते हैं जमीन। ठीक। तीसरा, सरकार होनी चाहिए। सरकार क्या है मैं आगे बताऊंगा। अभी सरकार का मतलब समझिए राजा, इसका मतलब समझ लीजिए शासन। इसका मतलब है कि एक सरकार होनी चाहिए, या राजा या राज्य या शासन, सॉरी शासन या राजा होना चाहिए, एक भूभाग हो गया, एक जनसंख्या हो गई, और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है शब्द है जिसका नाम है संप्रभुता। इस संप्रभुता का शब्द का अर्थ तो बहुत अलग है। अभी ये समझ लीजिए कि एक शब्द लिख रहा हूं, स्वतंत्र। स्वतंत्र यानी जिस पर किसी का अंकुश नहीं है, वो खुद आदमी एकदम स्वतंत्र है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं स्वतंत्र हूं, पानी पी सकता हूं, कैमरा बंद कर सकता हूं, लिख सकता हूं,
ये स्वतंत्रता है। इसका शब्द का अर्थ तो मैं आगे और बताऊंगा, फिलहाल ये समझिए। इसका मतलब हुआ कि एक राज्य कहलाने के लिए कितने आवश्यक तत्व होंगे? आप कहोगे सर 4। पहला जनसंख्या, दूसरा भूभाग, या इसको कहते हैं निश्चित भूभाग। भूभाग में आगे शब्द लगा देना निश्चित, निश्चित भूभाग, ठीक। इसी को हम लोग कह देते हैं जमीन। और एक क्या होना चाहिए? सरकार। सरकार का मतलब राजा या उसका शासन करने का तरीका। और ये है इसकी स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता किसकी है? ये राजा की स्वतंत्रता है। ये राजा की स्वतंत्रता है। राजा की स्वतंत्रता किस बात की है? इसको यहां समझिएगा। ये मान लीजिए राजा है, ये राजा है, ये राजा है, और इस राजा का ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। ये लो क्षेत्र है पूरा, लो अंदर डाल देते राजा को, बाहर क्यों रखे बेचारे को। ये राजा है, इस ये जनसंख्या रह रही है, ये पूरी जनसंख्या है, ये राजा यानी सरकार है। देखो मैंने कितने तत्व बताए आपको? 4। पहला जनसंख्या, ये होगी जनसंख्या। दूसरा बताया था मैंने भूभाग, ये पूरा का पूरा भूभाग है। तीसरा बताया था राजा या सरकार, ये राजा या सरकार बैठा है, ये लो, ये राजा बैठा है, ये ठीक। चौथा तत्व मैंने लिखा था, नाम याद रखना, संप्रभुता। स्वतंत्रता नहीं लिखना, स्वतंत्रता लिखा तो खोटा हो जाएगा। चौथे तत्व को समझिए। इस राजा के पास में इस प्रजा, जनसंख्या यानी जनसंख्या कह दो, जनता कह दो, प्रजा, इस प्रजा पर शासन करने के लिए एक निश्चित भूभाग के सीमा में कोई भी किसी प्रकार का निर्णय करना हो तो राजा स्वयं करेगा। और दूसरे शब्दों में यह कहूं कि इस राजा पर कोई किसी प्रकार का अंकुश नहीं हो, वो कहलाएगा संप्रभु। मैंने कहा ना मुझ पर किसी का अंकुश नहीं है, इसलिए मैं स्वतंत्र हूं। इसलिए राजा पर भी किसी का अंकुश नहीं है, किसी दूसरे राजा का अधीन नहीं है। अगर अधीन हुआ तो फिर वो इसका ये राज्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि राज्य होने के लिए कितने तत्व हो गए? 4 तत्व। तो इस राजा को जो इतनी जो राजा के ये जो क्षेत्र है, यानी राजा का जो राज्य है, इस राज्य के अंदर जो भी निर्णय लेना है वो राजा लेगा। इसको कहते हैं संप्रभु। इसको क्या कहते हैं? संप्रभु। यानी राजा एकदम स्वतंत्र है, ठीक। इसको इसी को अपने भारत के संदर्भ में जोड़ा जाए तो पहले जब मारवाड़ राज्य था, बीकानेर था, जयपुर था, मेवाड़ था, तो वहां के राजा स्वयं डिसीजन लेते थे। इसका मतलब है वो उस समय संप्रभु थे, उन पर किसी का अंकुश नहीं था। लेकिन जो ही अपने दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं, फिर मुगल काल पढ़ते हैं, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, तो वो कंपनी के अधीन हो गए, यानी अपनी निर्णय क्षमता कमजोर हो गई। जब हम लोग राजस्थान के इतिहास में पढ़ते हैं कि 1818 की खूब सारी संधियां की गई ब्रिटिश सरकार के साथ में, तो संधियां करने के बाद में वो संप्रभुता एक तरह से खत्म हो गई। फिर राजा के पास में इतनी निर्णय क्षमता नहीं रही। और फिर जब भारत 1947 को आजाद हुआ, इसका मतलब है कि भारत को 1947 में 15 अगस्त के दिन संप्रभुता प्राप्त हुई थी। उससे पहले भारत एक राज्य नहीं था, भारत राज्य नहीं था 1947 से पूर्व। जो 1947 में भारत आजाद हुआ, भारत आजाद होते ही भारत एक राज्य बना। भारत एक क्या बन गया? राज्य। मैंने कहा ना राजस्थान पंजाब से मत जोड़ना अभी, भारत एक राज्य बन गया। इसका मतलब है कि भारत राज्य बना तो क्या भारत के पास इस समय 4 तत्व हो गए? हो गए। पहले कितने थे भारत के पास में? पहले 3 तत्व ही थे। पहले कितने तत्व थे? 3। ये 1947 से पहले कितने थे? 3 तत्व। 3 तत्व कौन कौन से? जमीन थी हमारी, बिल्कुल हमारे पूर्वजों की जमीन जायदाद थी, राजाओं के पास में थी, भारत की थी। उसके बाद जनसंख्या थी, बिल्कुल हमारे पूर्वज खुद थे। और उसके बाद में सरकार यहाँ पर भी थी, लेकिन राजाओं की सरकार थी। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी, लेकिन इनके पास में एक चौथा तत्व है वो नहीं था, यानी इन सब के पास में निर्णय क्षमता नहीं थी। जो 1947 को हुआ, ये 3 तो सेम इधर कॉपी हो गए, और चौथा शब्द मिला, उसको हम लोग कहते हैं संप्रभुता। संप्रभुता, ठीक। तो जो ही चौथा तत्व मिला, भारत एक राज्य घोषित किया गया। आज भी भारत एक राज्य है। अपन राजस्थान एक प्रांत है, हालांकि लिखने की भाषा में मैं भी आगे कहीं भूल में बोल भी दूं तो वो अलग इशू है, लेकिन अपनी राजनीति की समझ बनाने के लिए राजनीति के बेसिक स्ट्रक्चर का पहला बिंदु यही है कि भारत एक राज्य है। 1947 से पूर्व भारत एक राज्य नहीं था, क्योंकि भारत के पास राज्य के जो 4 आवश्यक तत्व है उसमें से एक तत्व की कमी थी, उसका नाम है संप्रभुता। और इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण भी संप्रभुता है। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि राज्य क्या होता है। आप कहोगे साहब राज्य एक राजा का क्षेत्र होता है,
और फिर कहूँगा राज्य किसको कहते हैं, तो आप कह देना राज्य उसको कहते हैं जिसके 4 तत्व होते हो। 4 तत्व में उसके पास जमीन होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए और एक उसके पास संप्रभुता होनी चाहिए। अगर संप्रभुता नहीं है तो राज्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि राज्य कहलाने के लिए 4 तत्व पूरे पूरे होने चाहिए। ठीक, फिर जब हमने बात कर ली कि राज्य के 4 आवश्यक तत्व है, राज्य के आवश्यक तत्व कितने बता दिए, 4। 4 में जब मैंने तीसरा बताया था तो तीसरे का नाम है सरकार। मैंने उपनाम में दिया था राजा और यह कहा था हमने शासन। ठीक, तो अभी सरकार क्या है इसको समझते हैं, राजा क्या है। जब राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं, मैं दोबारा लिख लेता हूं, जनसंख्या, जनसंख्या, ये हो गया भूभाग और ये हो गई संप्रभुता, संप्रभुता, ये 4 तत्व है। इसमें से सरकार क्या क्या करता है। देखो, पहली सरकार की एक चीज है कि सरकार कहाँ है। आपको मैं कहूंगा, आपने हिंदी में थोड़ा बहुत कुछ भी अध्ययन किया होगा तो आपको आइडिया होगा कि सरकार कई स्थान नहीं, जैसे इसको मैं, ये पेन है, ऐसे ही सरकार किसी को पकड़ नहीं सकते। इसका मतलब है जो चीज हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं, उसको पकड़ नहीं पाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अमूर्त, अमूर्त, यानी जो दिखाई नहीं देती है, जो दिखाई नहीं देती है उसको क्या कहेंगे, अमूर्त है। मूर्त का मतलब होता है जो सामने दिखती है, सरकार दिखती नहीं है। तो एक तो आप कह दोगे सर सरकार एक अमूर्त संस्था है। कैसी संस्था है भाई, अमूर्त संस्था है, दिखती नहीं है, सरकार की परिभाषा मैं बता रहा हूं। दूसरी आप कहोगे साहब राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, उसमें एक तीसरा तत्व सरकार भी होता है। तो राज्य होने के लिए आवश्यक है कि एक सरकार भी उसका अभिन्न अंग है। राज्य के 4 अंग होते हैं या 4 राज्य के तत्व होते हैं, उसमें से सरकार एक भी है। तो सरकार की कितनी परिभाषाएं हो गई, 2। पहली, सरकार एक अमूर्त संस्था है। दूसरा, सरकार राज्य होने के लिए एक तत्व के रूप में आवश्यक है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है कि सरकार का मुख्य रूप से कार्य है कि जिस अपने राज्य की बातचीत कर रहे हैं, ये जो राज्य है, ये राज्य है कि नहीं है, ये राज्य कहना कि नहीं कहना है, इस राज्य का कोई मालिक है तो वो सरकार है। कौन कहेगा ये जनता बैठी, ये भूभाग है, ये स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता किसको समर्पित है, ये राजा के पास में, ये सरकार के पास में है। इसका मतलब है कि राज्य सरकार एक अमूर्त है और राज्य भी एक अमूर्ति है। जैसे आप लोगों को कह दूं भारत कहां पर है, तो एक जगह पर खूंटा ठोक के नहीं कह सकते हम कि यहां पर भारत है। इसका मतलब भारत भी एक अमूर्त संस्था है, तो राज्य भी एक अमूर्त संस्था है। ठीक, सरकार क्या करती है, इसको मूर्त बनाने का काम करती है। मूर्त कैसे बनाएगी मैं आगे बताऊंगा आपको। सरकार का तीसरा काम है कि सरकार राज्य को मूर्त बनाने का काम करती है। जैसे मोदी जी अमेरिका गए और अमेरिका जाके कहते हैं कि मेरा भारत में ऐसे हो रहा है, मेरे भारत के इतने खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है, हमारे भारत में स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, हमारे भारत में वंदे भारत ट्रेन चले। इसका मतलब है कि वो दिखाना चाह रहे हैं कि भारत है, यानी उसको मूर्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास करने वाला व्यक्ति कौन है, सरकार, यानी मोदी जी एक सरकार का अंग है। वो मैं आगे बताऊंगा कि मोदी जी सरकार का अंग कैसे है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और आगे चलते हैं, ये सरकार, फिर आते हैं सरकार के प्रकार। तो मैं यहाँ तक की बात थोड़ी रिपीट कर लूँ आपको कि सबसे पहले हमने कहा जनसंख्या छोटी कम थी, संसाधन अधिक थे, फिर जनसंख्या बढ़ी, कबीलों में बदली, फिर कबीलों में मुखिया लोग हुआ करते थे, निर्णय लेते थे, 8-10 लोग 15 लोग मिलके, उनको कुलीन तंत्र कहते हैं। फिर जनसंख्या और बढ़ी तो फिर राजा की उत्पत्ति हुई, फिर राजा लड़ने लगे, तो राजा लड़ने लगे तो आपस में राजाओं को तालमेल बिठाने के लिए राज्य शब्द की उत्पत्ति हुई। फिर राज्य किसको कहेंगे, तो 4 तत्व होने चाहिए। 4 तत्व कौन कौन से, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। फिर संप्रभुता का अर्थ मैंने बता दिया कि ऐसी शक्ति जो निर्णय क्षमता संपूर्ण उसी में हो। जैसे आज भारत की निर्णय क्षमता है कि भारत पाकिस्तान के साथ कैसे संबंध रखेगा, अमेरिका के साथ कैसे रखेगा, कौन सा सीमा पर वो निर्णय अपने ले पाएगा कि सीमा पर किसी सेना को रखना है कि नहीं रखना है, वो सारी चीजें हैं। बाकी संप्रभुता एक अलग टॉपिक है, लंबा चौड़ा टॉपिक है, और इसका अर्थ इतना समझ लेना। और फिर हमने कहा कि सरकार, आप कहोगे सरकार एक तो खुद अमूर्त है, दूसरा राज्य भी अमूर्त है, उस राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने का काम सरकार करती है। और सरकार राज्य कहलाने के लिए एक तत्व है, नहीं तो राज्य नहीं कहलाएगा। देखो, राज्य कहलाने के लिए जनसंख्या नहीं होगी तो राज्य नहीं हो सकता। किसी दौरे पर कोई जनता नहीं रहती है, उसको कह देंगे ये मेरा राज्य है, कोई राजा जाके बैठ जाएगा, राज्य नहीं कहलाएगा। वहाँ प्रजा होनी जरूरी है। दूसरा, हवा में नहीं हो सकती, भूभाग जरूरी है। हवा में तो क्या नहीं, ये राज्य बैठा हमारा, तो उसके लिए भूभाग होना जरूरी है। और तीसरा, राजा नहीं होगा तो फिर वो राज्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि राजा का ही
राज्य होता है। और अगर वो स्वतंत्र नहीं है राजा, तो फिर वहां बैठा ही किस काम का, मैं जाऊंगा ओए हट जाओ, तो फिर वो हट जाएंगे। इसका मतलब है कि उनके पास संप्रभुता नहीं है। अगर संप्रभुता होगी तो कहेगी नहीं हमारा निर्णय है, हम लेंगे। आज जैसे अपन गांव में जमीन है, जमीन के अपने पट्टे हैं, अपनी खातादारी है, तो अपन उसमें संप्रभु है, हमारी है जमीन, ये चीजें हैं। तो मैं सरकार तक आ गया हूँ कि सरकार क्या है। आप कहोगे सरकार भाई जो राजा निर्णय लेता है वो सारी की सारी सरकार है। ठीक, आगे चलते हैं कि अब सरकार के प्रकार कितने होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, सरकार के 3 प्रकार मैंने बता दिए, बाकी राजनीति विज्ञान की भाषा में खूब सारे होते हैं। सबसे पहले था कुलीन तंत्र। कौन सा तंत्र है? कुलीन तंत्र। ये सरकार के प्रकार के, सरकार कैसी कैसी हो सकती है। दूसरा हमने पढ़ा था राजतंत्र, राजा आ गया था। और तीसरा आ गया था जब जनता ने शासन स्थापित किया। ये लोकतंत्र बाद में, क्योंकि पूरी बातें लोकतंत्र की करनी, इसलिए मैंने इसको अभी जोर नहीं दिया। लोकतंत्र इतना याद रखना है, लोगों का शासन है वो लोकतंत्र कहलाता है। लोगों का शासन कैसे, ये तो पूरी यात्रा करेंगे हम लोग। ठीक, तो सरकार के कितने प्रकार हैं? आप कहोगे सब सरकार के 3 प्रकार हैं। एक कुलीन तंत्र है, एक राजतंत्र है, एक लोकतंत्र है। कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र के अंदर कुछ लोग निर्णय लेंगे, कुछ लोग निर्णय लेंगे, उसको क्या कहेंगे? कुलीन तंत्र। कुछ लोग निर्णय लेंगे, उसको कहेंगे कुलीन तंत्र। राजतंत्र का मतलब एक व्यक्ति निर्णय लेगा, इसी को कहा जाता है अधिनायक। अधिनायक। और लोकतंत्र के अंदर फैसला कौन लेगी? जनता लेगी, प्रजा लेगी, लोग लेंगे, जनसंख्या लेगी, कुछ भी कह दीजिए। तो इतना तक आपको समझ में आ गया होगा कि सरकार के 3 प्रकार है। पहला कुलीन तंत्र है, दूसरा राजतंत्र है, फिर लोकतंत्र है। मैं इसको लास्ट में एक लाइन में धारा में पिरो दूंगा, तो उतना याद रह जाएगा। समझ में कम आया होगा तो भी चलेगा, मेरे हिसाब से ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अब ये सरकार है क्या, तो राजनीति विज्ञान की भाषा में इस सरकार के अंग बताए गए। कितने सरकार के अंग बताए? तो काफी सरकार के 3 अंग होने चाहिए। कौन कौन से अंग होने चाहिए? अभी नाम याद करना, फिर आगे व्यवस्था आगे उनको विस्तार से बताएं। सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? आप कह दोगे 3 अंग होते हैं। पहला होता है व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका। दूसरा होता है कार्यपालिका, कार्यपालिका। और तीसरा होता है न्यायपालिका, न्यायपालिका। ये समझे तो आगे, अभी इनको रटना है और कोई सहारा नहीं। ठीक, सरकार के कितने प्रकार? प्रकार कहोगे तो 3, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र। सरकार के अंग कहोगे तो वापस 3, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये याद कर लीजिए। 2 मिनट आपके पास समय है, तब तक मैं दोबारा पुरानी बातें एक बार फिर से बता दूं कि सबसे पहले कबीलों में लोग, कबीलों के बाद में राजा, राजा के बाद में राज्य की उत्पत्ति, राज्य के 4 आवश्यक तत्व, 4 आवश्यक तत्वों में से सबसे महत्वपूर्ण संप्रभुता, 3 नंबर वाला सरकार। सरकार के बिना भी राज्य तो नहीं बन सकता, इसलिए सरकार के हमने प्रकार बताए 3। ये क्रम आगे बढ़ा। सबसे पहले कबीलों में कुलीन तंत्र, फिर ईश्वरीय सिद्धांत के तहत लोकतंत्र, राजतंत्र, और फिर जनता का शासन हुआ तो लोकतंत्र स्थापित हुआ। फिर कहेंगे सरकार चलती कैसे, तो सरकार चलाने के लिए इसके 3 अंग है। पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। ठीक, ये मैंने दोनों को जोड़ने का प्रयास किया है कि सरकार के अंग और सरकार के प्रकार। थोड़ा इधर वापस आ जाइए। जब मैंने कहा कि सरकार के प्रकार कितने हैं, तो आपने कहा भी सरकार के प्रकार 3 हैं। पहला कौन सा? कुलीन तंत्र। दूसरा कौन सा? राजतंत्र। और तीसरा क्या, कौन सा? लोकतंत्र। इसका मतलब है कि ये कुलीन तंत्र की सरकार है, ये राजतंत्र की सरकार है, ये लोकतंत्र की सरकार है। तो आप कहेंगे भाई सरकार तो सरकार होती है, इसका मतलब है कि कुलीन तंत्र की भी एक अलग सरकार है। भाई जब कबीलों में लोग रहते थे तो उनकी भी एक सरकार होती थी, बिल्कुल होती थी। फिर राजा आया तो राजा की भी एक सरकार है, और जब लोकतंत्र आया तो लोकतंत्र की भी एक सरकार है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि भले कुलीन तंत्र हो, चाहे राजतंत्र हो, चाहे लोकतंत्र हो, ये सरकार के अंग तो तीनों के एक 3-3 तो है ही, मतलब प्रत्येक के 3-3 है। कुलीन तंत्र का पहला, कुलीन तंत्र का दूसरा, कुलीन तंत्र का तीसरा। ये राजतंत्र का पहला, ये राजतंत्र का दूसरा, ये राजतंत्र का तीसरा। इसी प्रकार ये लोकतंत्र का पहला, ये लोकतंत्र का दूसरा, ये लोकतंत्र का तीसरा। इस बात को थोड़ा और ध्यान से समझना। मैंने कहा कि सरकार के प्रकार तो 3 हैं, लेकिन प्रत्येक प्रकार के भी वापस तीनों ही सरकार के अंग वाले सेम होंगे। यानी अगर कुलीन तंत्र है तो वहां पर भी व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। अगर राजतंत्र है वहां पर भी व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है।
अगर लोकतंत्र है तो भी वहां पर व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका। यानी सरकार तो सरकार होती है, यानी सरकार के तो अंक कितने रहेंगे? 3। इसको मैं यहाँ पर ठीक से लिख रहा हूं। ये मैंने कहा कि सरकार के प्रकार है। सरकार के प्रकार कौन कौन से? पहला है कुलीन तंत्र, दूसरा आ गया हमारा राजतंत्र, और तीसरा आ गया हमारा लोकतंत्र। लोकतंत्र ये हो गए। फिर मैंने कहा कि इन वापस इन सब के किसी का भी एक का नाम ले लोगे तो भी सरकार के अंग तो कितने निकलेंगे? 3 निकलेंगे। अगर कुलीन तंत्र है तो भी इसके 3 अंग, राजतंत्र है तो भी इसके 3 अंग, और लोकतंत्र है तो भी इसके 3 अंग। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार चाहे कौन सा भी तंत्र हो, यानी सरकार का कोई भी एक प्रकार होगा उसके 3 अंग होंगे। इसलिए मैंने थोड़ा डायग्राम से बनाया। सरकार का पहला प्रकार कुलीन, कुलीन के 3 अंग। सरकार का दूसरा प्रकार राजतंत्र, राजतंत्र के भी 3 अंग, और तीसरा लोकतंत्र, लोकतंत्र के भी 3 अंग। ठीक, अब आते हैं कि सरकार के ये अंग होते क्या है। पहला व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। साथियों व्यवस्थापिका ये तो नाम रटने हैं आपको, इंग्लिश में बताऊंगा बाद में, आगे और चीजें क्लियर हो जाएगी जब फिर बाद में ये रटा हुआ भी समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल समझाने के लिए फिर और अलग लंबे चौड़ी बातें करनी पड़ेगी। 3 एक बार रट लीजिए। सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का एक दूसरा नाम है, इसी को कहा जाता है विधायिका। क्या कहा जाता है? विधायिका। तो मैंने लिख रखा है व्यवस्थापिका या विधायिका। दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। अब देखिए, ये मान लीजिए कुलीन तंत्र है। कौन सा भी तंत्र हो, अब तो शायद आपको समझ में आ गया कि फर्क नहीं पड़ता सर, चाहे कुलीन तंत्र है, चाहे राजतंत्र है, चाहे लोकतंत्र है, सरकार के अंग तो भले कोई भी हो, कितने होंगे? 3। पहला कौन सा? व्यवस्थापिका। दूसरा कौन सा? कार्यपालिका। तीसरा कौन सा? न्यायपालिका। अब देखिए, एक एक की बात कर रहा हूं मैं। मान लो जब कुलीन तंत्र था तो कुलीन तंत्र के अंदर आपने कहा भी निर्णय क्षमता कितने लोग करते थे? 8 लोग करते थे। ठीक, और राजतंत्र में कितने लोग करते थे? 8, मतलब फिक्स नहीं है, 5 से लेकर 8, 10, 15, 20, जैसे किसी गांव में 4 पंच होते हैं, किसी बड़े गांव में 20 पंच होते हैं, तो उस हिसाब से। और लोकतंत्र के अंदर फैसला कौन करेगी? प्रजा करेगी, जनता करेगी। अब इनके थोड़े अर्थ बोल रहा हूं ताकि आपको और आगे समझ आए। व्यवस्थापिका का मतलब होता है कोई भी नियम बनाना, कोई भी कानून बनाना। ये कार्य किसका है? व्यवस्थापिका का। अपन कहते हैं व्यवस्थापिका का मतलब व्यवस्था बनाना, बिल्कुल सही है। व्यवस्थापिका का मतलब व्यवस्था बनाना, यानी नियम बनाना कि भी कैसे शासन चलेगा, कौन कौन कहाँ पर रहेगा। आजकल अगर अपने खूब सारे एक्ट आए हुए हैं कि गाड़ी चलाओगे तो हेलमेट रखना पड़ेगा। ये सारे के सारे काम किसके हैं? यानी कानून बनाना, कानूनों की व्यवस्था करना, जनता के भलाई के लिए कानून बनाना, ये सारा का सारा काम किसका है? व्यवस्थापिका का। इसका मतलब गुरुजी ये तो हो गया कि ये तो निर्माण करता है। ये तो क्या करता है? निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? ये तो नियम बनाता है। ठीक, दूसरा है कार्यपालिका। ये बनाए गए नियमों को क्या करता है? लागू करता है। यानी व्यवस्थापिका व्यवस्था बनाएगी, कार्यपालिका उसको लागू करेगी। जैसे मैंने एक नियम बना लिया कि कल से आपके टेस्ट लिए जाएंगे, ये नियम बनाया मैंने। टेस्ट लेगा कौन? टेस्ट कंडक्ट कैसे होगा? वो लागू होगा, यानी कार्यपालिका कहलाएगा। यानी जो नियम बनाएगा वो तो हो गया व्यवस्थापिका, जो उस नियम को लागू करेगा वो हो जाएगी कार्यपालिका। और तीसरा है न्यायपालिका। यानी जब व्यवस्थापिका ने नियम बनाया तो वो सही है कि नहीं है, ऐसा नहीं कि गलत ही नियम बना दिया कल से सबको शराब पिलाई जाएगी, तो ये गलत नियम है। तो इसके लिए एक और इन्होंने तंत्र बनाया, उसको कहते हैं हम लोग न्यायपालिका। यानी न्यायपालिका इनकी क्या करेगी? जांच करेगी, और अगर जांच में अगर ये गलत है व्यवस्थापिका वाले तो उनको दंड देने का काम भी करेगी। ये तो आगे और समझेंगे। अभी केवल इतना समझना है कि व्यवस्थापिका का मतलब कानून बनाना, कार्यपालिका का मतलब लागू करना, न्यायपालिका का मतलब जांच करना। जब ये तीनों ही शक्तियां कुछ लोगों के हाथ में हो वो कहलाता है कुलीन तंत्र। जब ये तीनों ही शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में हो तो वो कहलाता है राजतंत्र। और जब ये व्यक्ति प्रजा के द्वारा चुने हुए किसी प्रतिनिधियों के पास में हो, जहां जनता का शासन स्थापित हो चुका हो, उसको हम लोग कहते हैं लोकतंत्र। शायद पुरानी बात से अब और कनेक्ट हो गया होगा कि कुलीन तंत्र क्यों कहते थे? क्योंकि वहां पर कुछ लोग निर्णय लेते थे। कुछ लोग निर्णय लेने का मतलब क्या? कुछ लोग निर्णय का मतलब है कुछ लोग तो उसमें से व्यवस्था बनाते थे, फिर वापस उसी में से कुछ लोग क्या करते थे? कार्यपालिका लागू कर देते थे, और उसी में से लोग क्या करते थे? निर्णय लेते थे। तो वो तो कहलाता था कुलीन तंत्र। यानी गुरुजी
कुलीन तंत्र में भी सरकार के 3 अंग है, लोकतंत्र में भी 3 है और राजतंत्र में भी 3 है। तो कुलीन तंत्र में सरकार के 3 अंग कुछ लोगों में बटे हुए थे, इसलिए उसको कुलीन तंत्र कहते थे। बिल्कुल सही। राजतंत्र में सरकार के 3 अंगों की शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में थी, इसलिए उसको राजतंत्र कहते हैं। बिल्कुल सही है। और लोकतंत्र के अंदर ये तीनों शक्तियां बिखरी हुई है और जनता के हाथों में है, यानी जनता जो निर्णय करेगी उस हिसाब से चलेगी, तो वो लोकतंत्र है। बिल्कुल सही है। इसका मतलब है, मैंने परिभाषाएं समझाना उधर से शुरू हुआ था, अगर इधर से समझाता तो भी समझ में आ जाती, मैंने उधर से शुरू किया था। इसका मतलब ये हुआ कि व्यवस्थापिका व्यवस्था बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, न्यायपालिका न्याय करती है। जब ये तीनों शक्तियां कुछ लोगों में होगी तो कुलीन तंत्र, एक व्यक्ति में होगी तो राजतंत्र, और प्रजा के द्वारा चुने हुए लोगों में होगी तो लोकतंत्र। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने व्यवस्थापिका का तो इधर बना दिया, लिख लूं, इधर लिखने का काम सब मैं एक साथ में कर लूंगा। व्यवस्थापिका का मतलब होगा कानून निर्माण करना, कानून बनाना, लो कानून बनाना, कानून निर्माण करना। ठीक। कार्यपालिका का काम क्या है? जो व्यवस्थापिका ने कानून बनाया है, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या करना है भाई? कानून को लागू करना। ये किसका काम है? ये है कार्यपालिका का। तीसरा न्यायपालिका। न्यायपालिका के 2 काम है। कितने काम है? 2 काम है। पहला काम है कि जो व्यवस्थापिका ने कानून बनाया है वो ठीक है कि नहीं है, सही है या गलत है, इसका वो निर्धारण कौन करेगी? न्यायपालिका। अगर वो ठीक है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो ठीक नहीं है तो उसको क्या कर दिया जाएगा? रद्द घोषित कर दिया जाएगा। इसी को अपन संविधान में आगे पढ़ेंगे, इसको शून्य घोषित कर दिया जाएगा, 0 कर दिया जाएगा, यानी उसका प्रभाव खत्म कर दिया जाएगा। दूसरा, जब व्यवस्थापिका ने कानून बनाया सही नहीं था तो उसको रद्द कर दिया, अगर सही था तो उसको लागू किसने किया है? आप कहोगे लागू सरकारी पालिका करती है, तो ये लागू कार्यपालिका ने किया है। अब ये चेक करेंगे कि दूसरा काम कि जो कार्यपालिका ने लागू किया है ये लागू हुआ है कि नहीं हुआ है, लागू हुआ या नहीं हुआ, ये चेक करेगी। तो न्यायपालिका के 2 कार्य है, यानी न्यायपालिका की दोहरी भूमिका है। न्यायपालिका पहले व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करती है कि वो सही है कि नहीं है, अगर वो सही नहीं है तो उसको रद्द घोषित कर देगी, उसको शून्य घोषित कर देगी, उसका प्रभाव 0 कर देगी, अप्रभावी बना देगी। अगर वो ठीक है तो फिर कार्यपालिका ने लागू किया कि नहीं किया ये चेक करेंगे। अगर कार्यपालिका ने लागू नहीं किया तो क्या करेंगे? तो इनसे करवाएंगे, ऑर्डर जारी करेंगे, काम नहीं किया आपने। ऐसे अपने पेपर में भी होता है ना, कोई क्वेश्चन लेकर अपन कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट उत्तर चेंज करवा देता है, तो वो कार्यपालिका को ही कहता है कि वो आपने ये जो पेपर का आंसर बताया ये ठीक नहीं है, इसको ठीक कर लीजिए, तो वो करवाता है। ठीक। और जरूरत पड़े तो उसको भी, कानून को भी रद्द कर देता है। जैसे परीक्षा रद्द करता है ना, वो इसके तहत आ जाएगी कि व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया था वो ठीक ढंग से लागू नहीं हो पाता, इसलिए उसको क्या कर दिया जाए? रद्द कर दिया जाए। तो यहां तक की हमारी यात्रा आ चुकी है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि भारत में सरकार के प्रकार और उसके अंग किस प्रकार से। ये तो हमने पूरी राजनीति की बातें की कि कहीं पर भी सरकार, से अमेरिका की हो, चाहे इंग्लैंड की हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की हो, कहीं पर भी सरकार है तो सरकार के अंग तो कितने हैं? 3 अंग ही है। अगर पुराने जमाने में भी सरकार राजा की थी तो राजा के भी कितने अंग थे? सरकार के 3 अंग थे। शायद थोड़ा फास्ट ज्यादा बोल रहा हूँ, ठीक धीरे बोलूंगा। इसका मतलब है कि सरकार के कहीं पर भी 3 अंग ही है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब भारत में किस प्रकार से सिस्टम है आपको आइडिया होगा। भारत में जनता का शासन है, भारत में लोकतंत्र है। इसका मतलब है, इसका उत्तर तो गुरुजी हो गया। भारत में सरकार का प्रकार तो हमको पता है, भारत में सरकार का प्रकार हो गया लोकतंत्र। गुरुजी वर्तमान में तो लोकतंत्र है, लेकिन पहले लोकतंत्र नहीं था, बिल्कुल नहीं था। पहले क्या था? पहले यहाँ पर राजतंत्र था, राजाओं का शासन हुआ करता था। फिर क्या हुआ? फिर राजाओं के बाद में लोकतंत्र थोड़ा आंशिक रूप से आया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर चुनाव वगैरह शुरू करवाए थे, लेकिन वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। और फिर वापस जब हम आज़ाद हो गए, जब हम एक राज्य कहलाने लगे, तो हमारे खुद के सरकार के 3 अंग स्थापित हुए। और वही वापस सरकार, कहीं पर भी जाओ अंग तो कितने होंगे? 3, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। गुरुजी भारत में सरकार का प्रकार लोकतंत्र है, ये हम लोग सब जानते हैं। गुरुजी यहाँ पर कुलीन तंत्र भी था? हाँ था। अपन इतिहास के अंदर वैदिक काल पढ़ते हैं तो सभा, समिति, विदत ऐसी संस्थाओं का अध्ययन करते हैं, तो वो कुलीन तंत्र का एक उदाहरण है। ठीक। अब भारत में सरकार के अंग कितने हैं ये आप लोग बताओगे, कमेंट करके बताओगे कि भारत में सरकार के अंग कितने हैं। ठीक।
मैंने बहुत क्लियर कर दिया, सरकार कहीं पर भी हो, अंक कितने होंगे? 3। कहना किसी को मत, चुपचाप अपने कॉपी में लिख लेना, याद कर लेना। सरकार के 3 अंग होते हैं। चाहे अपनी सरकार, अपने घर में भी एक सरकार है, अपने घर में भी सरकार है, मेरे घर में भी एक सरकार है, मेरे घर में सरकार है, एक व्यवस्थापिका है, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका है। अगर ये तीनों निर्णय एक ही व्यक्ति करता है तो हमारे घर में लोकतंत्र, राजतंत्र है। अगर हमारे घर में निर्णय क्षमता 2-4 लोगों को पूछ के की जाती है तो कुलीन तंत्र है। और हमारे प्रजा का शासन चलता है। बच्चे ने कह दिया कुरकुरे खाएंगे तो कुरकुरे खाने के लिए पैसे मिल जाते हैं। मैंने कहा फीस चाहिए तो फीस दे दी जाती है। तो इसका मतलब है वो जनता का शासन है, लोकतंत्र है। आपके घर में भी है, हमारे घर में भी, कोचिंगों में भी है, इंस्टीट्यूट में, स्कूलों में है, सब जगह पर चलता है। अपने राजस्थान में भी है, भारत में भी है, विश्व के अनेक और सब देशों के अंदर सरकार कहीं पर भी हो 3 तरीके की। या तो सरकार लोकतंत्र है, सॉरी सरकार के प्रकार 3 है, या तो लोकतंत्र है, या राजतंत्र है, या फिर कुलीन तंत्र है, कहीं पर भी हो। और अंग भी फिक्स है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इस अंगों का विभाजन किस प्रकार से, भारत में व्यवस्थापिका क्या है, भारत में कार्यपालिका क्या है और भारत में न्यायपालिका क्या है, हम लोग इस पर चर्चा आगे करते हैं। ठीक, तो आज की कक्षा में तो हम इतना ही कर पाएंगे। शायद पहली कक्षा थी तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं रहा कि मैं कहाँ तेज बोला हूँ, कहाँ पर धीरे बोला हूँ, कितना फास्ट बोला हूँ, कहाँ पर शब्द चुके हैं। और दूसरी कि ऑनलाइन पहले पढ़ाया था, बहुत कम पढ़ाया था, तो एक कैमरे का भी प्रभाव रहता है। हालांकि मैं कंफर्ट था, फिर भी आप लोगों से अगर ऐसी कोई दुविधा हुई है तो अगली कक्षा के अंदर हम और इसको सुधार कर लेंगे। शायद मुझे इतना एक थोड़ा मैं तेज बोला हूँ, तो उसको मैं बोलने की शुरुआत में धीरे धीरे बोला था, फिर थोड़ी स्पीड बढ़ गई थी क्योंकि टाइम 1 घंटे की कक्षा करनी थी, उस हिसाब से चला। ठीक, और दूसरा हम लोग अगली क्लास लेकर, क्लास 2 होगी, वो भी बेसिक पर होगी, हमारी चर्चा जारी रहेगी। हम लोग बात करेंगे भारत में सरकार क्या है, भारत में सरकार के अंग कौन कौन से हैं। अंग तो 3 है ही, लेकिन इनका विभाजन पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान क्या होता है, संविधान का निर्माण कैसे होता है, संविधान काम कैसे करता है। और फिर हम लोग पूरी बात करेंगे कि भारत में शासन व्यवस्था चलती कैसे है, राजा क्या, सॉरी राष्ट्रपति क्या होता है, राज्यपाल क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति क्या होता है, संसद क्या है, विधायिका क्या है, विधान मंडल क्या है, विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, सरपंच, प्रधान, नगर पालिका, पार्षद, पूरी के पूरे स्ट्रक्चर आपको समझा दिया जाएगा। फिर हम लोग टॉपिक पर आ जाएंगे कि कौन कौन से हमारे इस सब्जेक्ट के टॉपिक बनते हैं और उस टॉपिक पर हमको अध्ययन करना चाहिए। ठीक, और पहली कक्षा है तो निश्चित रूप से मैंने मेरा सर्वोच्च करने का प्रयास किया, फिर भी निरंतर सुधार होता रहेगा। और आप लोगों ने अगर यहाँ तक किसी ने सुनी है तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आपका कैसा रहा पहले पढ़ने का पॉलिटी, अब पढ़ने का, और आगे जैसी मेरी योजना है उस हिसाब से वो भी आप लोग लिख सकते हैं। और अगर आपके कुछ सुझाव है कि गुरुजी हमें ये ठीक लगता है, ऐसा करेंगे तो शायद विद्यार्थियों का अधिक भला होगा, उन पर भी खूब सारा हम लोग ध्यान रखेंगे और उस सुझाव को मानने पर भी हम लोग प्रतिबद्ध रहेंगे। तो ये काम आप जरूर करना ताकि हमें भी ऊर्जा मिलेगी, और अगर कोई सुधार होगा तो हम सुधार भी करेंगे। और अगर आप कोई अनुभवी सुन पा रहा है कि जिसने पहले किसी कोचिंग में पढ़ा है, खूब सारी किताबों का अध्ययन किया है, तो वो भी अपने सुझाव प्रतिक्रियाएं हमें देंगे तो हमें और ऊर्जा मिलती रहेगी। ठीक, और इसके साथ ही आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सब लोगों ने पूर्ण तन्मय से सुना, पूर्ण ध्यान लगा के सुना। शायद इस वीडियो पे व्यू तो कितने आएंगे हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि यहाँ तक जिसने सुना है वो आगे 1-2 कक्षा और सुन ले, उसके बाद में विषय प्रवेश करेंगे। तो आपका अगर पहले से कुछ ज्ञान है तो आप टॉपिक पढ़ेंगे, नोट्स पढ़े हुए हैं वो पढ़ेंगे, कोई और कोचिंग जा रहे हैं वहाँ पढ़ेंगे, तो भी आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। ठीक, और बाकी हम लोग अलग अलग सेगमेंट वाइज अलग अलग विद्यार्थियों से बातचीत करते रहेंगे कि रीट है तो रीट वालों से करेंगे, पटवार है तो पटवार वालों से, अगर आगे 4th ग्रेड है तो 4th ग्रेड में राज व्यवस्था, राजस्थान का राज व्यवस्था के 10 प्रश्न आने हैं, उनसे अलग से बातचीत करेंगे। जैसी जैसी परीक्षाएं आती रहेगी उस परीक्षा के पाठ्यक्रम पर फिर मुझे एक ही काम करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने ये पूरा सेशन देखा है तो एक ही काम करना पड़ेगा। देखो कि हमने बताए थे टोटल टॉपिक कितने बताए, आप कहोगे गुरुजी कॉपी में लिखे हुए पढ़े हैं, आज वाला लिखना है मैं कल लिखवा दूंगा कि कॉपी में लिखे हुए पढ़े गुरुजी आपने 1 से लेके 20, 30, 25, 35 जितने भी टॉपिक बनेंगे वो टॉपिक बने। फिर मैं कहूँगा कि 4th ग्रेड में 5वां है, 8वां है, 9वां है, 10वां, 12वां के, ठीक गुरुजी। तो आपको कम से कम इतना एक आउटलाइन तैयार हो जाए तो फिर आगे विषय में ऐसा आप अन्य विषय में भी करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक, तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।